हेलो एंड वेलकम टू एफएस क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो फॉर्म फिल करोगे अभी ये जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए, तो इसके अंदर आपको क्या गलती नहीं करनी है जो मैंने गलती करी थी अपने टाइम में भरते हुए। मैंने इसमें सिलेक्शन लिया है मगर मेरा और अच्छा हो सकता था। एक तरह फ्यूचर कह सकते हैं, हम लाइफस्टाइल कह सकते हैं, या फिर हम सेटिस्फेक्शन और थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी अगर मुझे पहले ये चीज़ पता होती। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको थोड़ा मतलब फॉर्म फिल करते टाइम, फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ भी मतलब बुरा ना लगे कि मैंने काश ये कर लेता, यार ये वाला बैंक चुन लेता। तो मैं आपको बताऊंगा कि बैंक कैसे चुनना है आपको, कि बैंक की प्रेफरेंस कैसे भरनी है, फॉर्म कैसे भरना है। थोड़ी मतलब फॉर्म भरने का नहीं बताऊंगा, फॉर्म में क्या मेन मेन चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊंगा मैं। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, तो वो बताऊँगा मैं। और बाकी मैं एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने अपना आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ कैसे क्लियर किया। दोनों में सिलेक्शन लिया था मैंने। जैसे कि आप देख सकते हो आरआरबी क्लर्क में मेरे 142 नंबर थे, आप मेरा स्कोर कार्ड भी देख सकते हो, और टॉपर के 152 नंबर थे। तो मैं टॉप 10 के अंदर था। जैसे कि आप देख सकते हो बड़ौदा यूपी की भी है मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट वाइज लिस्ट होती है, नाम जो होते हैं। मेरे 9th नंबर पर नाम है सौरभ गुप्ता, और ये मेरी डीवी डेट थी, मैं करवाने नहीं गया था, मैंने आरआरबी पीओ ज्वाइन करा है आयुर्वेद बैंक के अंदर। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंदर कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है प्री और मेंस के लिए। तो इसलिए अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। पहले मैं इस वीडियो के अंदर बता दूं आपको कि पिछले साल कितने लोगों ने अप्लाई करा था और कितने लोग ने पेपर दिया था। तो ये पूरा ऑफिशियल डाटा है, इसके अंदर मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ये चीज़ आप साइट पे भी दिख जाएगी आपको आईपीएस की, मैंने वहीं से ली है ये। आपके गाइड सेक्शन वहाँ पे होगा, ग्रोथ सेक्शन, सॉरी ग्रोथ सेक्शन है वहाँ पे आपका। जब आईपीएस का आप खोलते हो साइट, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ग्रोथ सेक्शन है आपका, उसमें आप देख लेना। वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, आरआरबी पीओ का दिख जाएगा आपका, आईपीएस पीओ का दिख जाएगा और क्लर्क का दिख जाएगा, सबके दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर में कितने अटैम्प्ट हुए थे और कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे। जैसे कि आप देख सकते हो, तो पहले ऑफिस असिस्टेंट का लिखा है या ऑफिसर का लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, कितने ने रजिस्टर किया था। ब्लू वाला जो है आपका वो 19 और 20 का है, और बाकी ये 20-21 का, मतलब पिछले लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर देखो 7 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था उसका, क्लर्क का, और 6 लाख बच्चों ने भरा था पीओ का। और देने कितने गए थे? 4.6 लाख। यानी अराउंड आप कह सकते हो इसको कि ये 65% लोगों ने दिया था, और ये आपका दिया था आपका 5 लाख लोगों ने। इसका मतलब 5 लाख लोगों का मतलब हो गया अराउंड 83%। ठीक है, तो ये इसकी ज़्यादा थी देने की। और पिछले उससे पिछले ईयर देखोगे आप तो 7 लाख फॉर्म भरे गए थे और 4.89 लाख ने दिया था, मतलब अराउंड उतना ही था, बस 20-30 हज़ार ज़्यादा थे पेपर देने वाले। और उसमें भी देख सकते हो 5.4 लाख ने भरा था और 4 लाख लोगों ने दिया था। इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा क्यों हो गए थे ये फॉर्म एप्लीकेशन पिछली बार से? क्योंकि इस बार 2 रीओपन हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आपका इस बार भी मैं पूरा बताऊंगा आपको, पूरा एक ऑफिशियल डाटा दूंगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरी, कि जो भी चीज़ होगी ना वो मैं आपको जेन्युइन दिखाऊंगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपको बता दिया मैंने कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने लोग अप्लाई करा था। तो इतने लोग अराउंड अप्लाई करेंगे। जैसे देखोगे आप ये लाइन स्ट्रेट चल रही है, तो इस बार भी स्ट्रेट ही जाएगी, तो आप 5 लाख के अराउंड कॉम्पिटिशन मान सकते हो। ये ऑल ओवर दी इंडिया है, ये स्टेट वाइज नहीं बताया इन्होंने, और स्टेट वाइज बताते भी नहीं है कितने फॉर्म फिल करे। मगर मैं आपको बताऊंगा कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया इस साल कितने फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब इसी वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको, 2 मिनट लूँगा आपके, कि ये बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और कई बच्चों को डाउट होता है डिज़ायरेबल के ऊपर, कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं। मैं बता दूं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपकी असेंशियल्स क्या होते हैं और डिज़ायरेबल क्या होते हैं। असेंशियल्स है आपका कि आपकी बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस लोकल लैंग्वेज के अंदर जो स्टेट के अंदर ज़रूरी है। ठीक है, और ये डिज़ायरेबल के अंदर आता है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। हमसे कोई, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है आरआरबी पीओ का, मुझसे कोई सर्टिफिकेट का पूछा भी नहीं, और ना मैंने कोई उन्हें दिया। मेरे पे कोई था भी नहीं सर्टिफिकेट, मेरे को पता था कि ये डिज़ायरेबल है, असेंशियल नहीं है। ठीक है, जो चीज़ असेंशियल होती है वो चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ दिखाना, उसकी वजह से आपका कैंसिल हो सकता है सिलेक्शन। मगर डिज़ायरेबल वो ज़रूरी नहीं है, वो है कि ऑप्शनल है, अगर आप पे है तो और अच्छी बात है। तो ये डाउट क्लियर कर दिया मैंने कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है या नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके अंदर एक बच्चे ने मुझसे डाउट ही पूछा था, एक सब्सक्राइबर ने, कि इसमें अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 28/6/2021 तक आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए 28/6/2021 से पहले पहले। तो इसका भी मुझे डाउट है कि इसकी बाद वो करने देंगे नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया था, पासिंग ईयर पे ही ध्यान दिया था। अब वो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे नहीं देंगे, बाई चांस किसी का जुलाई में पास आउट हो रहा है कोई,
मतलब कि 15-20 दिन बाद, क्योंकि मोस्टली ये जुलाई में आते हैं रिज़ल्ट। तो उसका मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, मेरे को पता नहीं है तो मैं गलत बताऊँ उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप फॉर्म फिल कर देना फिर भी, क्योंकि आपका अगर यही पैशन है, मतलब एक तरीके से फ्यूचर है कि आपको आरआरबी में जाना है, तो आप फॉर्म फिल कर दो। उससे क्या होगा कि आप बाई चांस सिलेक्ट हो रहे होगे, पता चला कि इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता थोड़ा बहुत, तो वो आप चूक जाओगे, इसलिए फॉर्म तो भर ही देना। बाकी मैं बता दूंगा इसके अंदर। और इसके अंदर आप देख लो ये पैटर्न क्या है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है इसके अंदर 40-40 मार्क्स की। कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट्स का, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मगर सेक्शनल कट ऑफ होती है। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं, दोनों का सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ जरूर है, वही बहुत कम कम जाती है, वो तो हर कोई क्लियर कर लेता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये मेंस का है, मेंस के अंदर भी क्या है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ जरूर है, मगर इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ में रह जाते हैं। अब इसके अंदर मैं बताऊँ कि हिंदी चुननी चाहिए, इंग्लिश चुननी चाहिए। देखो मैंने पेपर में चुनी थी इंग्लिश, ठीक है, दोनों के अंदर। तो मेरे दोनों के अंदर, एक के अंदर शायद मेरे 29 मार्क्स थे, और एक के अंदर मेरे को अराउंड नहीं, आरआरपीओ में 25 के अराउंड थे, वो ऊपर नीचे होंगे मेरे को ध्यान नहीं, मगर मेरे को आरआरबी क्लर्क के ध्यान है 29 थे मेरे मार्क्स में इंग्लिश में। तो मेरी इंग्लिश एवरेज है। हिंदी में मैंने मतलब 10th तक ही पढ़ी है, उसके बाद मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, साइंस में स्ट्रीम में नहीं पढ़ी, ना मेरी ग्रेजुएशन में पढ़ी मैंने, तो इसलिए मैंने हिंदी को ऑप्ट नहीं करा। और हिंदी पिछले साल हार्ड आई थी, और इस साल भी हार्ड आई थी, तो अगले साल भी हार्ड आएगी। तो जो इंग्लिश में मतलब एवरेज और इंग्लिश में एवरेज है, तो जैसे कि जो इंग्लिश में आप एवरेज हो और हिंदी में एवरेज हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंग्लिश की तरफ जाएँ। मगर अगर आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में वीक हो, तो जब भी आप इंग्लिश में जाएँ। मगर आप ये पता है कि इंग्लिश में तो आप सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हो, पिछले कभी एग्जाम दिए, तो आप ज़रूर हिंदी पे जाएँ, इसको मैं सजेस्ट करूँगा। तो हिंदी में उसे ही जाना चाहिए जिसकी इंग्लिश बिल्कुल बेकार है, जिसकी इंग्लिश एवरेज है उसको हिंदी पे नहीं जाना चाहिए, इंग्लिश पे जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी आपका सिलेक्शन रोक भी सकती है। और अगर आपकी हिंदी अच्छी है, जब भी आपको बहुत टाइम ले जाएगी, क्योंकि 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है, आपको फिर मैथ रीजनिंग के लिए टाइम कम मिलेगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब इसके अंदर मैं बताऊँगा सबसे बड़ी बात जो मैंने गलती करी थी, कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि प्रेफरेंस कैसे भरनी है, तो आपकी प्रेफरेंस आएंगी। यूपी के बारे में बता रहा हूँ, बाकी मेरे को पर्टिकुलर ज़्यादा किसी का पता नहीं है। दिल्ली वालों के लिए खासकर बता रहा हूँ मैं, जो दिल्ली के भरते हैं, दिल्ली या दिल्ली एनसीआर के 3 बैंक है इसके अंदर। मैं इसके इनिशियल्स लिख रहा हूँ आपके। एक तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा यूपी, और एक है आपका प्रथमा, और एक है आपका आर्यव्रत। आर्यव्रत में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब आपको कौन सा भरना चाहिए, खासकर दिल्ली वालों को बताऊँ तो मैं प्रथमा फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, और आपकी आर्यव्रत सेकंड होनी चाहिए, और बड़ौदा यूपी थर्ड होनी चाहिए। क्यों? अगर आप हाँ प्राइवेटाइजेशन को देख के चल रहे हो तो बैंक ऑफ इंडिया को आप थर्ड पे रख सकते हो, मगर आपको लोकेशन देखनी है तो लोकेशन के हिसाब से प्रथमा सबसे बेस्ट है, और प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि पीएनबी का है तो सबसे बेस्ट यही है। और सेकंड नंबर पे आर्यव्रत रख सकते हो आप, और थर्ड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा रख सकते हो, क्योंकि सबसे दूर दूर ब्रांच इसकी हैं। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आपको जैसे लखनऊ वाले हो तो आपको आर्यव्रत बढ़िया लगेगा, गोरखपुर के हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसलिए जो दिल्ली एनसीआर की उनके प्रथमा बढ़िया। प्रथमा की मैं बता दूं, गाज़ियाबाद के अंदर ही ब्रांच है, इसको पता ना हो, दिल्ली में गाज़ियाबाद के अंदर ब्रांच है। और बाकी आपको थोड़ा एनालिसिस करना है ना, तो आप क्या लिखना, लिख देना पर्टिकुलर गूगल पे कि आर्यव्रत बैंक ब्रांचेस और बड़ौदा यूपी बैंक ब्रांचेस। बड़ौदा बैंक मत लिखना, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ब्रांचेस लिखना। आर्यव्रत तो एक ही है, आर्यव्रत यूपी ग्रामीण बैंक ब्रांचेस लिखोगे, उसकी ब्रांचेस आ जाएंगी बहुत सारी। और लिखोगे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक ब्रांचेस, उसकी भी आ जाएंगी। और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की लिखोगे, उसकी भी आ जाएगी। दिल्ली में जो भी नियरेस्ट है, मेरठ जो होता है आपका, आपको मुरादाबाद हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, इनके अंदर मैंने खुद देखा है कि शायद मतलब आप कह सकते हो कि ये दिल्ली में जो भी मेन सेंट्रल एरिया है ना, उससे भी 30-40 किलोमीटर की दूरी पे भी है कुछ प्रथमा बैंक, तो बहुत पास में है। तो इसलिए आप ये चीज़ देखो कि आपको घर पे रहने को ही मिल सकता है, अगर आप यूपी से भर रहे हो, अदर स्टेट से भर रहे हो तो इसके अंदर मेरे को ये बताना था। बाकी कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।